ऐसी एमसीक्यू टिप्स जिसको हर एक टॉपर फॉलो करता है, जिसकी मदद से वो अपने एमसीक्यू एग्जाम्स के अंदर तुक्का लगा के आता है और वो तुक्का एकदम सही भी निकलता है। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सब्जेक्ट का है, उस पे तुक्का नहीं लगा। यहाँ पर मैं कोई नॉर्मल एमसीक्यू ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आंख बंद करके ABCD में से किसी को भी मार्क कर दो। सर वो तो तुक्का लगा के आ रहा हूँ मैं तो पूरा तो नहीं, ये कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम के हर एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करके आ सकते हो और वो एमसीक्यू का आंसर एकदम सही तरीके से मार्क भी कर सकते हो। So, hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, अगर आज आप ये सोच के आए हो कि मैं कुछ आपको जादू मंत्र बता दूंगा, मैं आपको कुछ ऐसी तुक्का स्ट्रैटेजी बता दूंगा जिससे कि आप बिना पढ़े टॉपर बन जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच के आए हो, इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको साइंटिफिक एमसीक्यू ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स है ना जो कि हर एक टॉपर फॉलो करता है। यहाँ पर मैं आंख बंद करके तुक्का लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि डी लगाओ, सी लगाओ, डी लगाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कैसे आप ऑप्शंस को एनालाइज करके अपने दिमाग से इन टेक्निक्स को फॉलो करके किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, अब तो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यू आते हैं, स्कूल लेवल एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यू आते हैं, जेईई, यूपीएससी सबके अंदर एमसीक्यू आते हैं और हर एक टॉपर इन टेक्निक्स को फॉलो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। पहला टाइप क्या है? पहले टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आते हैं, वो तो आपको पता ही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि आंसर ए भी हो सकता है, यार बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट मैं कंफ्यूज हूं, मुझे याद तो है बट मैं कंफ्यूज हूं, है ना। अब देखो, जो आपको आते हैं वो तो आप आराम से टिक करके आओ, बट ये जो 2 पार्ट है ना, ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, इन दोनों के अंदर आप तुक्का स्ट्रैटेजी को यूज करके आओ, आप साइंटिफिक गेस को यूज करके आओ। पता है कैसे? अभी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी टिप नंबर 1 पहला है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट समझाऊंगा। देखो, एलिमिनेशन मेथड जो बेसिक होता है वो आप सबको आता होगा, बट यहाँ पर मैं बेसिक एलिमिनेशन मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत एडवांस एलिमिनेशन मेथड की बात करने वाला हूँ। अब ध्यान से सुनो यार, टेक्निक्स मैं बता दूंगा बट मुझे पता है केवल 1% लोग फॉलो करते हैं। अगर सिर्फ 1% लोग फॉलो करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में अभी लिख दो यस आई विल फॉलो दिस। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि हाँ यार, हमने प्रशांत भाई की वीडियो में कमेंट करा था, हमें फॉलो करना है और हम सच में इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहली चीज क्या है? अपनी स्ट्रैटेजी है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है? देखो, आप किसी भी एग्जाम को उठाओ, अगर उसके ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ द अबव आपको दिख रहा है ना, 95% चांसेस हैं कि वही आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 95% चांसेस। ये हमें कैसे पता? हमने बहुत सारे सैंपल पेपर को एनालाइज करा है, बोर्ड एग्जाम को एनालाइज करा है, जेईई एग्जाम को एनालाइज करा है, नीट एग्जाम को एनालाइज करा है। ऑल ऑफ द अबव हर बार सही आंसर निकलता है, 95% चांसेस है। और नन ऑफ द अबव अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी केवल और केवल 10% है। जब भी आपको नन ऑफ द अबव दिखे तो उससे दूर हट जाना है ना, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि वो आंसर हो पाए। चलिए अब बढ़ते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक थी, अब बढ़ रहे हैं थोड़ी एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अपनी एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर है रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखना। देखिए, जैसे कि सवाल है, आप देख सकते हो ये इसके ऑप्शन हैं, ये है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये है सी, ये है डी। ए ऑप्शन है 0, बी है 27, सी है 37, ए है अपना 102। अब आपको क्या करना है? जब भी आप एक क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, उसके ऑप्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको हटा दो। जैसे कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? एक है 0, एक है 102, इन दोनों को हटा दो। आंसर हमेशा 27 और 37 में से होने वाला है। अब आप सवाल करोगे भैया ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक बता। हर एक टीचर जो कि आपके एमसीक्यूज को बनाते हैं ना, वो कुछ ऑप्शन को ऐसे बनाते हैं कि बच्चा देख के उस ऑप्शन को तो हटा दे, है ना, उसको तो टिक ही ना करके आए। आपके पेपर को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो जब भी आपको एक्सट्रीम वैल्यूज दिखे, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 4 19, एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है? 19, तो आंसर 19 तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 1 2 4 में से होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम एलिमिनेट कर रहे हैं। जो हमें लग रहा है ना यार ये तो नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट करो। अब आप इन 3 में से कोई भी एक को गेस कर सकते हो या फिर आप सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या हुआ? आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी हमारी सही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई तुक्का नहीं बता रहा हूँ यार, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीज है। एक्सट्रीम वैल्यूज को हमने हटा दिया। अब बढ़ते हैं तीसरी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, जो कि है सिमिलर आंसर ट्रिक। देखिए, टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में सिमिलर ऑप्शंस डालते हैं।
और वो जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं ना वही आपके करेक्ट आंसर होते हैं। समझ नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे कि ऑप्शंस हैं 5, 10, -5, 17। आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखना, 90% से ज्यादा चांसेस हैं इसका जो सही आंसर है वो या तो 5 होगा या तो -5 होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस हैं। ये दो तो कट कर दो, इन दोनों में से तो आंसर होगा ही नहीं। सारे एग्जाम्स को आप एनालाइज करोगे, आप देखना जितने भी सिमिलर आपके ऑप्शंस होते हैं हमेशा आंसर वही होता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि टीचर्स आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल पे देखते हैं, जैसे एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसके अपने जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है? पहला ऑप्शन है आरएनए, फिर है डीएनए, फिर है गोल्गी बॉडीज और फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब 90% चांसेस है इसका आंसर आरएनए और डीएनए के अंदर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, sin थीटा sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा। इसमें से कौन सी दो वैल्यूज होंगी? sin थीटा और माइनस sin थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर है। समझ पा रहे हो? हमने क्या कहा, जो सिमिलर वाले हैं ना उन्हीं में से ही आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ये है एक टीचर का माइंडसेट। टीचर ऐसे ही पेपर को बनाता है। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 2 की तरफ। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, हमें हमारा करियर ना इंजीनियरिंग के अंदर बनाना है, हमें भी एक इंजीनियर बनना है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि इंजीनियर्स ना आजकल अनएम्प्लॉयड है। इसका सोल्यूशन मैं आपको आज बता देता हूं, जो कि है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग लेटेस्ट स्किल्स को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। जैसे कि एआई, एमएल, ये जितने भी लेटेस्ट स्किल है ना जिनसे कि आपकी जॉब लगने वाली है, ये सारे स्किल आपको इस कॉलेज के अंदर सिखाए जाएंगे। सिखाएगा कौन? इनकी फैकल्टीज। कोई नॉर्मल फैकल्टीज नहीं है, ये वो फैकल्टीज हैं जो कि इंडिया के टॉप जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रह चुके हैं। इसके साथ साथ स्केलर के अंदर आपको 1 साल की पेड इंटर्नशिप मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे नए नए इनोवेशंस किए जाते हैं। जैसे कि इनका एक बहुत अच्छा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बैच सक्सेस मैनेजर, जो कि हर एक स्टूडेंट के साथ हमेशा रहता है 24/7। और इसी सारी चीजों का नतीजा है कि 1 साल के अंदर जो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर प्लेस करवा चुके हैं। सारी डिटेल आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको अपने करियर को बहुत अच्छी तरीके से बनाना है तो ये के लिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो देखिए ये है आपकी टिप नंबर 2। स्क्रीन पे आप देख सकते हो ब्रेन सिग्नल टेक्निक। अब हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक अंदर जा रहे हैं, एकदम साइंटिफिकली हम चीजों को समझने वाले हैं। ये जो टेक्निक है ना ये आपके ब्रेन की टेक्निक है और ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। ध्यान से सुनो, 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करके मेरी बात को सुनो। देखो कितनी बार ऐसा हुआ है ना कि आप एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू को देख रहे हो, आपको याद तो आ रहा है यार एमसीक्यू कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, इसका आंसर मुझे आता तो है, बट आप कंफ्यूज हो। आपको लग रहा है यार आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही है। होता है ना ऐसा, है ना? उन क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। इमेजिन करो आप स्कूटी या बाइक लेकर आए रात को अपने घर पे, आपने घर पे खड़ी कर दी और आपने चाबी कहीं पर रख दी। अब अगले दिन सुबह आप चाबी को ढूंढ रहे हो, पूरे घर में ढूंढ ली, कहीं नहीं मिल पा रही। अब आप क्या करते हैं? अब आप क्या करते हैं? कैसे याद करोगे? अब आप ये याद करोगे सबसे पहले कि लास्ट टाइम बाइक मैंने कब ली थी। अच्छा मैं रात को बाइक लेकर आया था, रात को बाइक लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, उसकी जो की थी, उसकी जो चाबी थी वो मैंने कहाँ रखी थी? अच्छा मैंने बेड पे रखी थी। हाँ यार रात को मैंने बेड पे रखी थी। ऐसे याद करते हो ना, ऐसी चीजों को याद करते हो ना। सिमिलरली अब हमें हमारी पढ़ाई के अंदर भी ऐसे ही हमारे आंसर को याद करना है। देखो एग्जाम के अंदर मानो ABCD 4 ऑप्शन है, अब आपको याद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है यार मैं कहीं तो पढ़ा था, तो पता क्या करो, सबसे पहले आंसर को मत देखो, अब ये सोचो कि ये किस चैप्टर का सवाल है। आपने ढूंढ लिया, अच्छा ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अब खुद से पूछो उस चैप्टर में से किस टॉपिक का ये सवाल है। जब ये सवाल पूछोगे ना ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर याद आ जाएगा। अब होता क्या है ना, जब ये रिकॉल करते हो ना कि अच्छा ये इस चैप्टर का सवाल है और इस चैप्टर में इस टॉपिक का सवाल है, तो आपके जो न्यूरॉन्स है ना ब्रेन के अंदर वो कनेक्ट कर जाते हैं और उसका जो आंसर है, उसकी जो मेमोरी है वो आपको अचानक से रिकॉल हो जाती है। तो ये इसके पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अब ये करोगे ना एग्जाम के अंदर, अचानक से आपको आंसर याद आ जाएगा। अगर फिर भी आंसर याद नहीं आता, देखो क्या करोगे, उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो। अब क्या होगा, जब आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे आप और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे। अचानक से क्या होगा, आप एक सवाल को सॉल्व कर रहे हो, अचानक से आपके दिमाग के अंदर आया कि यार वो जो पिछला एक सवाल था ना एमसीक्यू वाला जो मैंने छोड़ दिया था, उसका आंसर बी होना चाहिए। अचानक से आपको याद आया। क्यों? क्योंकि शायद आपके जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के वो लेट कनेक्ट करे और आपको मेमोरी के अंदर रिकॉल हुआ कि उसका आंसर बी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली टेक्निक है हमारी B&C ऑप्शन स्ट्रैटेजी। देखो ये साइंटिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड स्ट्रैटेजी है।
हमने बहुत सारे सैंपल पेपर्स को रिसर्च करा है, बोर्ड एग्जाम के, जेईई एग्जाम के, नीट एग्जाम के, और हमें ये पता चला है कि 70% जो आंसर्स होते हैं ना वो बी या फिर सी में से होते हैं। या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि यार मैं ए को लगाऊं या फिर मैं सी को लगाऊं, तो आप सी को पहले प्रेफरेंस देना या फिर बी को पहले प्रेफरेंस देना। आंसर हमेशा बी या सी में से देखने को मिलता है। भैया उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, एक टीचर की सोच से सोचो। एक टीचर ये नहीं चाहता कि आपको पहला ही आंसर जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाए अच्छा ये तो करेक्ट है। एक टीचर कभी नहीं चाहेगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, और एक टीचर ऐसा भी नहीं चाहेगा कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपको मतलब इतना टाइम लग जाए कि आप लास्ट ऑप्शन तक आओ और आपको पता चले अच्छा लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस वजह से हर एक टीचर क्या करते हैं ना, बी और सी इन दोनों के बीच में ही अपने करेक्ट आंसर को रखते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी बी और सी स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 4, असर्शन रीजनिंग स्ट्रैटेजी। देखिए आजकल क्या हो गया, बोर्ड एग्जाम के अंदर, जेईई एग्जाम के अंदर, नीट एग्जाम के अंदर असर्शन रीजनिंग बहुत बार पूछी जाती है ना। असर्शन रीजनिंग क्या होती है, दो स्टेटमेंट दी जाती हैं और ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी, है ना, जिसमें ए ऑप्शन तो ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो असर्शन है और रीजन वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं बट दोनों का आपसी में रिश्ता नहीं है, जो रीजन है वो उसका नहीं है। और सी और डी क्या होता है, असर्शन इज ट्रू और डी क्या होता है, असर्शन इज फॉल्स, है ना। आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा तो आपको पता होगा एबीसीडी ऑप्शन होता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है 80% क्वेश्चंस के अंदर आंसर हमेशा ए या बी में से होगा। भैया ये क्या बात हुई, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इमेजिन करो ये दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 है 2 + 2 = 4 और स्टेटमेंट 2 है इन एडिशन वी ऐड 2 वैल्यूज, है ना। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, आपको पता है स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है ना। तो ऑब्वियसली बात है सी या डी में से तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी ऑप्शन क्या होता है, असर्शन गलत, और अपना डी ऑप्शन क्या होता है, रीजन गलत। तो भाई स्टेटमेंट तो दोनों सही है ना। अगर एग्जाम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट गलत लिखी जाएगी तो बच्चे ना उसको बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। इस वजह से एग्जामिनर्स क्या कहते हैं, हमेशा जो दोनों स्टेटमेंट होते हैं ना वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही देते हैं। 80% चांसेस है, 20% हो सकता है बट 80% चांसेस है। क्यों? अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता 2 + 2 = 5 और कोई पकड़ लेता, और एक बच्चा पकड़ लेता कि भैया स्टेटमेंट 1 करेक्ट गलत है ना, स्टेटमेंट 2 तो सही है बट स्टेटमेंट 1 गलत है, हर कोई बच्चा पकड़ लेता ना। इस वजह से स्टेटमेंट्स को करेक्ट बनाया जाता है। बस दिक्कत यहाँ आती है कि क्या वो उसका रीजन है या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 2 + 2 = 4 और स्टेटमेंट 2 क्या है, इन सब्सट्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट 2 वैल्यूज। अब देखो स्टेटमेंट तो दोनों सही है बट क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का रीजन है? क्या इसका रीजन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एडिशन हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा? बी आएगा। याद रखना असर्शन रीजन की शानदार टेक्निक, 80% आंसर ए या बी में से आने वाला है। सी या डी को कभी भी टिक मत करना। अगर आपको स्टेटमेंट दिख जाए कि ये स्टेटमेंट तो गलत है तो ही फिर सी या डी में से करना। चलिए ये है हमारी 5th नंबर टिप जो कि है प्रैक्टिस। क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो सिंपल सी बात है यार, आप जितने ज्यादा सवालों को लगाओगे उतनी ज्यादा मेमोरी आपके दिमाग के अंदर स्टोर होती जाएगी। और जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो एमसीक्यूज क्या होता है ना, लिमिटेड ही बनाए जा सकते हैं। मान लो एक चैप्टर है या फिर मान लो एक सब्जेक्ट है साइंस, अब उस साइंस में से ना लिमिटेड ही एमसीक्यूज को बनाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस बढ़ जाएगा, नहीं, सिलेबस तो उतना ही रहेगा। तो आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके जाओगे मेमोरी के अंदर उतना ही डाटा स्टोर होगा, और जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आप उस एमसीक्यू को देखोगे और आप बोलोगे यार ये तो कहीं पढ़ा हुआ है, ये तो कहीं याद आ रहा है, ये तो कहीं देखा हुआ है ना। क्यों हो पाया? क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी थी। और यही है हमारी टिप नंबर 5, प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। आई होप इससे मदद मिलेगी और कमेंट कर दो यस आई विल फॉलो दिस, और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो और उसको बता दो कि भाई एग्जाम पास है बट डरने की बात नहीं है। एमसीक्यू की एक बड़ी ही शानदार टेक्निक और टिप वाली वीडियो प्रशांत भैया लेकर आ गए हैं। शुक्रिया।